Students, welcome to the Target Point Defense Academy. Today I'm going to take up some questions on adjectives and adverbs. आज हम बात करेंगे कि पहचान कैसे करना है. I'm going to take up 20 questions and all these 20 questions will be based on the concept of adjectives and adverbs. दोनों को ही देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है. कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं पहले भी और थोड़ा बीच बताता रहूँगा मैं, और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी. ठीक है, तो आप ये भी देखिएगा कि ना केवल आपको क्वेश्चन का आंसर देखना, ये भी देखना बाकी तीन गलत क्यों हैं. एक चीज़, दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे उसको ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द पॉइंट दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन और द आंसर, और यू कैन ऑल्सो से दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड the things or the basic concept behind the question or the word or the phrase that I'm going to tell you. And इसके अलावा ये भी देखना है कि how to identify an adjective or an adverb and what is the difference between these two concepts, adjectives and adverbs. These are the things that we are going to discuss today in this classroom. Okay, so let's begin. शुरुआत करते हैं और पहला मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन. आज हम बात कर रहे हैं adjectives and adverbs की. Let's see the first question, and this is the first question that I'm going to take. And the first question is based on fill in the blanks. I mean, अभी आपको क्या करना है, इसमें राइट आंसर को चूज करना है. क्या आएगा ये देखना आपको, राइट. तो पहला देखते हैं, नंबर 1, ही इज ब्लैंक ऑफ सच सक्सेस. एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, दिस इज द मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेक अप. होते क्या हैं, इनके बाद क्या आना चाहिए, क्या शब्द सही है क्या गलत है, ये देखना आपको. ही इज ब्लैंक ऑफ सच सक्सेस, वह ऐसी सफलता के प्रति इच्छा रखता है, ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहता है. ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहता है. ही इज, चाहता है तो मतलब डिजायर करता है, लेकिन डिजायर के लिए अभी हमें एक ऐसा शब्द छांटना है जो एडजेक्टिव का काम कर जाए. ही के लिए, ओके, ही के लिए काम कर जाए एडजेक्टिव का एक ऐसा शब्द आपको यहां पर लेना है. तो बताइए आपके हिसाब से जो आप देख रहे हैं, कौन सा शब्द ऐसा दिख रहा है आपको जो लग रहा है कि बिल्कुल सही है और जिसके आगे ऑफ प्रेपोजिशन भी आप प्रयोग कर सकते हैं. डिजायरी कोई शब्द नहीं है, अगर हो भी तो इट्स अ नाउन, बिकॉज यू नो दैट अ वर्ड, इफ अ वर्ड एंड्स विद डबल ई, इट मीन्स इट्स अ नाउन, इट्स नॉट एन एडजेक्टिव. सो यहाँ पर डिजायरी कोई शब्द नहीं है. डिजायर्ड वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पर. ओके, डिजायरिंग आपको केवल अटकाने के लिए बताया गया है. और एक बात और है, डिजायरिंग के बाद ऑफ नहीं लगाना चाहिए. तो एक राइट ऑप्शन आपके पास आ रहा है, वो है डिजायरस. ही इज डिजायरस ऑफ सच सक्सेस, वह ऐसी सफलता का इच्छुक है. तो डिजायरस का अर्थ होता है इच्छुक. ओके, वह ऐसी सफलता का इच्छुक है. ही इज डिजायरस ऑफ आएगा. डिजायरस के बाद ध्यान रखिएगा ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाता है. वह इस सफलता को चाहता है, ऐसी सफलता को चाहता है. राइट आंसर विल बी डिजायरस. बाकी तीनों एडजेक्टिव नहीं है. और एक आपको ये भी देखना है ऑफ भी आना चाहिए. इन तीनों के बाद ऑफ नहीं आ सकता, राइट. डिजायर्ड वर्ब है, डिजायरिंग आपको केवल उलझाने के लिए प्रयोग किया गया. इसके बाद नाउन आ सकती है, राइट, याद रखिएगा. इससे बाद नाउन आ सकती है, डिजायरिंग कैंडिडेट्स, पर ऑफ नहीं लग सकता. डिजायरी केवल आपको उलझाने के लिए, आपको अटकाने के लिए लिखा गया है, इसका मीनिंग ये नहीं होगा, राइट. तो यहाँ पर ही इज डिजायरस ऑफ सच सक्सेस, दिस इज द राइट आंसर, डिजायरस. और ये एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट एन एडवर्ब. हालांकि इस जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, इस डिस्कशन में हम वी हैव इंक्लूडेड बोथ द कॉन्सेप्ट्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, बट as far as this question is concerned, only the second option is the right answer. Okay, so he is desirous of such success. खालिस्तान भरने से पहले ये भी देखना चाहिए कि नेक्स्ट जो शब्द दिया जा रहा है वो कैसा है, राइट. उसके बाद किया जा रहा है. तो डिजायरस के बाद ऑफ आ रहा है, राइट. डिजायरस ये आ रहा है, कोई इसे बिल्कुल सही है. तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें राइट आंसर होगा बी. दिस इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है ही इज टू कॉल यू टुमारो. ही इज टू कॉल यू टुमारो. अब ऐसा कौन सा शब्द ले जो या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है और आंसर भी सही दे रहा है. जितने भी क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सभी क्वेश्चंस एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आधारित है. ठीक है, तो यहां देखिए अपने दिमाग से
कि कौन सा आपको राइट आंसर लग रहा है। ही इज लाइक टू कॉल यू टुमारो, नो। ही इज के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, इसलिए ही इज लाइक पॉसिबल नहीं है। ही इज लाइक्स, इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, एस फॉर्म भी नहीं आ सकती। इसके बाद लाइक अकेला नहीं आ सकता, लाइक्स एस फॉर्म नहीं आ सकती इज एम आर के बाद। ओके, लाइकिंग कभी प्रयोग नहीं किया जाता वर्ब के रूप में, जैसे आप ये नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। वी नेवर से दैट यू नो सच सेंटेंसेस और सच एक्सप्रेशंस, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं बोला जाता आई एम लाइकिंग यू, हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं। ही इज लाइकली टू कॉल यू टुमारो, पॉसिबल है कि कल वो तुम्हें कॉल कर दे। लाइकली बिल्कुल सही है, आंसर आपका सी आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी बी प्लस लाइकली का प्रयोग करते हैं और उसके बाद टू इन्फिनेटिव आता है। ओके, टू इन्फिनेटिव का मतलब है टू फर्स्ट फॉर्म। ये देखिएगा, मोटी भाषा में याद रखिएगा कि टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म जैसा कुछ दिख रहा है ये कहलाता है टू इन्फिनेटिव। तो एक चीज ध्यान रखना आपको कि बी की फॉर्म, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, उसके बाद लाइकली। ओके, और लाइकली के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव आता है, इसलिए यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर होगा लाइकली। ही इज लाइकली टू कॉल यू टुमारो, वह हो सकता है कल तुम्हें कॉल कर ले। लाइकली जो है वो पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है। और आपको पहले भी देखना है, जैसे पहले इज दिया गया है, बाद में टू इन्फिनिटी दिया गया है, इनमें से एक हमें फिलअप करना है, सही करना है, तो राइट आंसर होगा लाइकली। बाकी सभी गलत हो जाएंगे, आप किसी भी जगह ट्राई करके देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट आंसर जो होगा इस वाक्य में बिल्कुल सही आंसर होगा, वो होगा सी। सी इज योर आंसर। ही इज लाइकली टू कॉल यू टुमारो। ओके, कभी कभी लाइकली के स्थान पर लायबल भी आ सकता है, LIABLE, बाकी सब वैसा का वैसा, ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता था, ही इज लायबल टू कॉल यू टुमारो, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था। ओके, सो लाइकली के स्थान पे लायबल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन चार ऑप्शन में से। और अब आप कैसे, लाइकली है क्या, यहाँ पर लाइकली एडजेक्टिव है, और चूंकि ये सारा डिस्कशन जो अभी हम कर रहे हैं ये सारा डिस्कशन बेस्ड है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पर, वही मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो राइट आंसर विल बी लाइकली। लाइकिंग गलत है, लाइक्स गलत है, लाइक भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शी इज ब्लैंक वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु रिमेन्स कमिटेड टू हर ड्यूटी। शी इज वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु रिमेन्स कमिटेड टू हर ड्यूटी। अब देखिए एक बात यहाँ पर देखनी है, मैंने पिछली डिस्कशन में भी और पिछली जो क्लास थी 20 क्वेश्चंस की, उसमें भी हमने, आप ये भी कह सकते हैं काइंड ऑफ कि दिस इज़ ए 2020 क्लास। जैसे आजकल आप IPL चल रहा है और आप 2020 का आनंद ले रहे हैं, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ाई के नुकसान करके नहीं ले रहे होंगे ऐसा, क्योंकि मौज मस्ती सक्सेस के बाद पहले सक्सेस को गेन करना है। तो ये भी अपना क्वेश्चन का 2020 है, राइट। एक 2020 मैच का होता है, ओवर्स का होता है, लेकिन ये जो हमारा 20 क्वेश्चन का जो एक सेशन होता है, दिस इज ऑल्सो 2020 क्लास। तो यू कैन से दैट वी आर डिस्कसिंग इन द क्लासरूम ऑफ 2020 क्वेश्चंस, राइट। सो यहाँ देखते हैं अभी कौन सा ऑप्शन सही आएगा। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वह हमारी एकमात्र हमारे कर्मचारियों में से एकमात्र कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, उनमें से एकमात्र ऐसी कर्मचारी है जो रिमेन्स रहती है कमिटेड प्रतिबद्ध, किसके प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, उनमें से वो एकमात्र है। अब ओनली वन ऑफ लगाएं, शी इज़ ओनली वन ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ हु रिमेन्स कमिटेड टू हर ड्यूटी। अगर हम ओनली का प्रयोग करते हैं तो आगे वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, जबकि यहाँ पर सिंगुलर दिया गया रिमेन्स। आप सभी जानते हैं फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगाते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। कौन सी वर्ब मानी जाती है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर में एस लगा हुआ है, एस लग रहा है, इसका मतलब हम इसको हु को एक वचन मान रहे हैं, हु से पहले जो आ रहा है उसको एक वचन मान रहे हैं। अब एक वचन कैसे मान सकते हैं, ओनली अगर आप लगाएंगे, ओके, तो जब भी आप ओनली का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से तो उसमें दी जरूर लगाना पड़ता है, राइट। और क्योंकि अगर वन ऑफ का प्रयोग करते हैं तो इसको बहुवचन माना जाएगा एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ पर रिमेन होना चाहिए था, लेकिन रिमेन नहीं, रिमेन्स है। रिमेन्स है तो वन को एक वचन बनाने के लिए आपको उससे पहले दी ओनली लगाना पड़ेगा। मैंने पिछले डिस्कशन में भी, पिछले 2020 क्लास में भी मैंने जिक्र किया था कि दी ओनली वन
और आगे ऑफ लगाते हैं और उसके बाद प्लूरल आता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि अगर आप दी ओनली का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वन और ऑफ और उसके बाद प्लस प्लूरल आता है तो ये एक वचन माना जाएगा। आगे जो वर्ब आएगी ऐसे वाक्यों में वो सिंगुलर आएगी, राइट। लेकिन अगर आप वन ऑफ का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में तो इसको फिर प्लूरल माना जाता है। यहाँ पर मुझे इनमें से एक लगाना है, कौन सा एग्जैक्ट आ रहा है। शी इज वेरी वन ऑफ नो, शी इज मियर वन ऑफ नो, शी इज ओनली वन ऑफ, ओनली जब भी आएगा दी के साथ आएगा ऐसी जगह पर। जब भी आपको वन ऑफ से पहले ओनली लगाना है तो आपको दी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, शी इज द ओनली वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु रिमेन्स कमिटेड टू हर ड्यूटी। हमारे कर्मचारियों में से वह एकमात्र ऐसी कर्मचारी है जो अपनी कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, कमिटेड रहती। कमिटेड क्या होता है, ड्यूटीफुल कह सकते हैं आप, ओके। तो इसको सिंगुलर देखकर हमें इसको सिंगुलर बनाना है। वैसे आप कहेंगे सर वन तो सिंगुलर ही होता है, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से एक वाक्य मिलता है, जैसे वाक्य देखेगा, शी इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ध्यान दीजिएगा, राइट, हु आर या इज, एक क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए शी इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु आर, हु इज, तो यहां पर वन ऑफ को नहीं देखा जाएगा, प्लेयर्स को देखा जाएगा। शी इज वन ऑफ द प्लेयर्स को प्लूरल माना जाएगा और हु के बाद आर आएगा, इज नहीं आएगा। लेकिन यहां वन ऑफ से पहले अगर आप दी ओनली लगा देते हैं फिर ये एक वचन यानी इज आएगा। तो अगर यहां मैं वन ऑफ से पहले दी ओनली का प्रयोग कर देता हूं तो याद रखिएगा फिर मुझे इज करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ रिमेन्स सिंगुलर वर्ब को दिखा रहा है इसलिए मुझे इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब ही सिंगुलर आ चुकी है पहले ही। तो दी ओनली आएगा तो वन ऑफ वाला पार्ट सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शी इज दी ओनली। और ओनली यहाँ पर अक्सर डिटर्मिनर कहलाता है, कभी कभी पुरानी किताबों इसको एडजेक्टिव कहते हैं, नई अप्रोच इसको डिटर्मिनर कहा जाता है। दी ओनली, दी ओनली का मतलब क्या होता है हिंदी में, याद रखिएगा, एकमात्र। क्या मीनिंग होता है, एकमात्र। शी इज दी ओनली वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु रिमेन्स कमिटेड टू हर ड्यूटी। वैसे भी हर की ही बात कर रहे हैं, शी की ही बात कर, इसलिए हर आ रहा है। सभी की बात करते तो देयर आता। हम उसमें एकमात्र उस लड़की की बात करें, महिला की बात करें, इसलिए यहाँ पर हर लगाया है। अगर सभी की बात करते तो यहाँ पर देयर आता। इसलिए ये भी आप देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द हंटर बिकेम ब्लैंक आफ्टर ही किल्ड 2 रैबिट्स। वो शिकारी 2 खरगोश को मारने के बाद, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर ही किल्ड 2 रैबिट्स, 2 खरगोशों को मारने के बाद वह शिकारी जो है बिकेम। अब बिकेम के बाद, बिकेम एक ऐसी क्रिया है या बिकम एक ऐसी क्रिया है, ध्यान दें, बिकेम या बिकम एक ऐसी क्रिया है, बिकम, ओके, जिसके बाद या तो नाउन आ सकती है या एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन नाउन भी कैसी आनी चाहिए, जो सब्जेक्ट के अनुसार आए। तो वाक्य पढ़कर देखते हैं, हमें इनमें से एक शब्द को चूज करना है। 4 में से देखते हैं कौन सा राइट आंसर फिलअप कर सकते हैं। नंबर 4 में, द हंटर बिकेम हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीली, हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट अगर आता है तो उससे पहले द लगना चाहिए, जो नहीं दिया गया है, इसलिए हैप्पीएस्ट को हटा देते हैं। वैसे भी हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं। तुलना नहीं करते हैं तो सुपरलेटिव की आवश्यकता नहीं है। और अगर है भी तो मान लीजिए आपको द लगाना चाहिए, तो द नहीं लगाए, इसको अवॉइड करें। हैप्पीली एडवर्ब है, बिकम के बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, या तो नाउन आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकता है। हैप्पीनेस नाउन है, लेकिन मनुष्य शिकारी खुशी नहीं हो सकता। द हंटर बिकेम हैप्पीनेस कभी नहीं हो सकता। हैप्पीनेस एक एब्सेंट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, और हंटर क्या है, वो मनुष्य है। मनुष्य प्रसन्नता नहीं हो सकता, प्रसन्न तो हो सकता है, प्रसन्नता नहीं हो सकता। इसलिए बी विकल्प राइट आंसर क्या होगा, हैप्पी। आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर शिकार को, जब शिकारी को शिकार मिल जाए तो खुश हो जाता है, तो द हंटर बिकेम हैप्पी। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द हंटर बिकेम हैप्पी आफ्टर ही किल्ड 2 रैबिट्स। 2 खरगोश का शिकार करने के बाद वह शिकारी खुश हो गया। ये इसका एक मीनिंग आ रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी सभी सेट नहीं हो रहे हैं, आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। याद रखिएगा, कुछ क्रिया, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद या तो एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब, और वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, केवल बी की फॉर्म आ जाए, इज एम आर, वॉज वर, बिकम आ जाए मेन वर्ब के रूप में, राइट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
seem, SEEM, appear, look, राइट। ये जो वर्ब है या टर्न या ग्रो, ये कुछ वर्ब्स हैं, याद रखिएगा। बी इजएमआर वॉज वर्ब मेन वर्ब के रूप में, बिकम मेन वर्ब के रूप में, सीम प्रतीत होना लगना, अपीयर प्रतीत होना लगना, लुक प्रतीत होना लगना, तीनों का एक ही मीनिंग है। और इसके अलावा ग्रो हो जाना, बन जाना, और टर्न किसी अवस्था में बदल जाना। इनके बाद या तो एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है, एडवर्ब कभी नहीं आ सकता। इन क्रियाओं को लिंक वर्ब कहा जाता है, और लिंक वर्ब्स के बाद या तो आपको नाउन प्रयोग करना है या एडजेक्टिव प्रयोग करना है। स्पेशली कब, जब यहाँ मनुष्य की बात की जा रही हो तब। हंटर एक शिकारी, शिकारी मनुष्य होता है, इसलिए बाकी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएंगे। इसके गलत होने के कारण क्या मैंने आपको बताया, एक तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए सुपरलेटिव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर सुपरलेटिव लगाते भी हैं तो द आना चाहिए। तो दो कंडीशन के कारण यहाँ पर ये नहीं सेट हो रहा है। ओके, राइट। इनमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन दिख रहा है वो हैप्पी दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको शायद कैचअप कर पा रहे होंगे कि हैप्पी क्यों आ रहा है, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डोंट स्पीक ब्लैंक व्हेन यू आर इन द डॉर्मिटरी बिकॉज पीपल स्लीप हियर। लिखा है कि मत बोलो खालिस्तान कैसे, जब आप डॉर्मिटरी में हैं। डॉर्मिटरी क्या होता है? जहाँ बहुत से लोग सोते हैं, बड़े बड़े हॉस्टल्स में, स्कूल हॉस्टल में, या फिर आर्मी में, या फिर जहाँ भी जो संगठन होते हैं वहाँ पर देखा होगा आपने, अक्सर सैनिक वगैरह जो, उनको एक ही बड़े कमरे में सुलाया जाता है, उसे डॉर्मिटरी कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मत बोलो खालिस्तान जब तुम डॉर्मिटरी में होते हो, क्योंकि लोग सो रहे हैं। बिकॉज पीपल स्लीप हियर, या लोग यहाँ सोते हैं। तो जब भी डॉर्मिटरी में आओ जोर से मत बोलो। स्पीक के बाद क्या लगाओ? लाउड, स्लोली, लाउडली, अलाउड। ओके, अलाउड जो है, जिसमें इसको आप एक बार छोड़ दीजिएगा, ये मिस टाइप हुआ है। अलाउड की ही बात करेंगे। अलाउड एडवर्ब है। ओके, अलाउड एडवर्ब है, तो एक संभावना अलाउड की बन सकती है। ओके, एक्चुअली अलाउडली था, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो एक्चुअली था, जो क्वेश्चन तैयार किया है मैंने, उसमें ये एक्चुअली अलाउडली था। ओके, क्योंकि अलाउड तो सही हो सकता है, एक क्वेश्चन में दो आंसर सही नहीं हो सकते, रिमेंबर दैट। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाते हैं उसमें आंसर एक ही सही होना चाहिए। डबल अगर आंसर सही आ रहे हैं मतलब क्वेश्चन को सही ढंग से स्ट्रक्चर नहीं किया गया है, इसलिए एक क्वेश्चन एक आंसर, डबल नहीं आ रहा। ये एक्चुअली अलाउडली था, लाउडली या अलाउड नहीं था। अलाउड होता तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी, लेकिन मैंने कहा ना दो आंसर नहीं आ सकते। इसका आंसर क्या होगा? स्पीक, बोलना। बोलना एक मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आएगा। लाउड क्या है? एडजेक्टिव है। मेन वर्ब के बाद लाउड एडजेक्टिव है, नहीं आ सकता। स्लोली का कोई काम नहीं है, हम स्लोली बोलते नहीं हैं, और किसी को डिस्टर्ब करने के लिए स्लोली बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कोई डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए आप स्लो बोलो, ये गलत है। स्लो का मतलब होता है स्पीड में कम। और अब आपके सर आवाज़ धीमी हो तो क्या बोलना चाहिए? उसके लिए इन ए लो वॉइस। याद रखिएगा, जब ये कहा जाता है कि धीमी आवाज़ में बोलो तो आपको इस फ्रेज का प्रयोग करना चाहिए, इन ए लो वॉइस। स्लोली तो स्पीड की बात करता है, स्लोली पिच थोड़ी दिखाता है कि कितना तेज कितना धीमे। धीमे का मतलब नहीं होता, धीमे के लिए क्या आता है? इन ए लो वॉइस। ओके, और स्लो क्या दिखाता है? स्पीड को दिखाता है। तो स्लो स्पीड को दिखाता है, और इन ए लो वॉइस का मतलब धीमी आवाज़ में। यहाँ इसका कोई काम नहीं है। स्लोली की स्पीड की कोई बात, स्पीड से बोलने से कोई जग थोड़ी जाएगा, जोर से बोलने से जग सकता है। तो कह रहे जब आप डॉर्मिटरी में हैं तो आप जोर से ना बोले, क्योंकि लोग सोते हैं यहाँ पर, इसलिए स्लोली का कोई काम नहीं है। ना तो मीनिंग में सेट हो रहा है और ना ही यहाँ पर स्लोली कोई मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि स्लोली स्पीड को दिखाता है, और स्पीड से बोलने थोड़ी कोई जागता है। अगर कोई जागता भी है, डिस्टर्ब होता है, नींद में है, तो धीरे स्पीड की बात थोड़ी होती है, बात होती है पिच की। पिच का मतलब आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसके अनुसार होता है, इसलिए इसका कोई निरर्थक शब्द है। अब लाउड और लाउडली में से बेस्ट आंसर क्या है? लाउडली, क्योंकि मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, और एडवर्ब क्या है? लाउडली एडवर्ब है। लाउड क्या है? एडजेक्टिव है। हालांकि याद रखिएगा, अमेरिकन अंग्रेजी में लाउडली के स्थान पे लाउड का प्रयोग किया जाता है।
अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन एग्जाम में इंग्लिश जो आती है वो ब्रिटिश इंग्लिश आती है, और ब्रिटिश इंग्लिश में लाउड का प्रयोग आप नहीं कर सकते एडवर्ब के रूप में, वहां पर लाउडली ही आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी इज द राइट आंसर। डोंट स्पीक लाउडली व्हेन यू आर इन द डॉर्मेट्री बिकॉज पीपल स्लीप हियर। बाकी इनमें से कोई भी आपको आंसर सही नहीं है, फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आई विल रीड एंड आंसर यू, ओके, आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। तो लाउड गलत है, स्लोली का कोई काम नहीं, निरर्थक। अलाउडली आ नहीं सकता, अलाउडली केवल अलाउड होता तो एक संभावना थी कि अलाउड आ सकता था, लेकिन अलाउडली है। जैसा कि मैंने कहा एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है, डबल आंसर्स नहीं हो सकते। अगर डबल आंसर्स है मतलब क्वेश्चन गलत है, एग्जाम में भी याद रखिएगा। यहाँ पर राइट करेक्ट आंसर होगा लाउडली। डोंट स्पीक लाउडली व्हेन यू आर इन द डॉर्मेट्री बिकॉज पीपल स्लीप हियर। इसका मतलब है जब भी डॉर्मेट्री में होते जोर से मत बोलो, राइट, क्योंकि लोग यहां सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। द बॉय फ्रॉम माई विलेज ग्रू ब्लैंक आफ्टर द इन्फेक्शन। लिखा है कि इन्फेक्शन होने के बाद वो जो मेरे गांव का लड़का था, द बॉय फ्रॉम माई विलेज ग्रू, हो गया। क्या हो गया? ग्रो का मतलब हो जाना। अभी मैंने आपको बताया था ग्रो का मतलब एक तो उगना या उगाना होता है, एक ग्रो का मतलब है हो जाना, एक अवस्था को प्राप्त होना, राइट, या कमजोर हो जाना, मजबूत हो जाना, ताकतवर बन जाना, उसके लिए ग्रो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर बन रहा है, या ही इज ग्रोइंग वीक, वह कमजोर हो रहा है, उसके लिए ग्रो का प्रयोग किया जाता है। ग्रो एक लिंक वर्ब है, और इसके बाद याद रखना या तो एडजेक्टिव आता है या फिर नाउन आएगा, एडवर्ब तो खैर नहीं आ सकता। तो यहाँ तो या तो आप एडजेक्टिव का प्रयोग करें या नाउन का प्रयोग करें। कब? जब इसका अर्थ होता है हो जाना। तो देखते हैं, वह मेरे गांव का लड़का, द बॉय फ्रॉम माई विलेज, हो गया, ग्रू, सेकेंड फॉर्म में ग्रो की, ग्रू ग्रॉन, राइट, आफ्टर द इन्फेक्शन, उस संक्रमण के बाद वो मेरे गांव का लड़का हो गया। क्या? वीकली गलत है, एडवर्ब है। वीकली का मतलब कमजोरी से, वीक सप्ताह होता है, कोई मतलब नहीं है, बेतुका है। वीकनेस, आदमी वीकनेस नहीं बन सकता, आदमी वीक हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा? वीक। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, ओके, क्योंकि ग्रो का मतलब है वो जो लड़का हो गया, क्या हो गया? कमजोर हो गया। बाकी देखिए आप तीनों में से कोई भी सेट नहीं होगा। ग्रो लिंक वर्ब है, उसके बाद वीकली का प्रयोग नहीं कर सकते, एडवर्ब नहीं आता है। ग्रो जब हो जाना के अर्थ में आए, या तो एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, वीकली एडवर्ब है। इस वीक का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, तो सप्ताह के लिए आप सब जानते हैं। वीकनेस, आदमी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता, तो वीकनेस गलत है। राइट आंसर होगा वीक। द बॉय फ्रॉम माई विलेज ग्रू वीक आफ्टर द इन्फेक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वी कैन हेल्प द ब्लैंक इफ वी आस्क द गवर्नमेंट टू अलोकेट द फंड्स। हम मदद कर सकते हैं गरीबों की, अमीरों की। ऑब्वियसली मदद तो गरीबों को चाहिए, अमीरों को तो आवश्यकता है भी नहीं। हम गरीबों की मदद कर सकते हैं कब? यदि हम सरकार से कहें कि वो कुछ और फंड बांटे। एलोकेट करना क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यदि सरकार से हम कहें कि वो और फंड बांटे तो हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। इसका मतलब हम सरकार से ये मांग करें कि वो और फंड का वितरण करें, तो हम इस प्रकार से गरीबों की मदद कर सकते हैं। अब चेक करते हैं राइट आंसर क्या होगा। वी कैन हेल्प द के बाद ऐसा क्या लगाएं? पुअरली, पुअर, रिचली, रिच। इनका तो वैसे कोई काम नहीं है, ठीक है। रिच, गरीबों, अमीरों को धन की आवश्यकता नहीं है, या अमीरों को आप कहिए कि मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिचली का यहाँ कोई काम नहीं है, ओके। द के बाद एडवर्ब रिचली कभी नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा, बेतुका है। पुअरली, द के बाद हमें चाहिए या तो एडजेक्टिव या नाउन। अब एक कॉन्सेप्ट ये चलता है कि द के बाद कुछ विशेषण लगाए जाएं। द पुअर, द यंग, द रिच, ओके, द हेल्थी, द सिक। अगर आप ये लगाते हैं द हेल्थी, द सिक, तो ये जो शब्द हैं ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं। द पुअर का मतलब सभी गरीब लोग, द यंग का मतलब सभी जवान लोग, द रिच का मतलब सभी अमीर लोग, द सिक का मतलब सभी बीमार लोग, द हेल्थी का मतलब है किसी खास एरिया में सभी स्वस्थ लोग। तो यहाँ पर द के बाद ऐसा कोई शब्द चाहिए जो इसको पूरा करे। द पुअर बन गया नाउन की तरह, ये बराबर बन गया नाउन। वैसे पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन द के बाद पुअर ऐसे लगाते हैं तो ये बहुवचन नाउन की तरह काम करेगा, ये प्लूरल नाउन बन गया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी,
द वी कैन हेल्प द पुअर इफ वी आस्क द गवर्नमेंट टू एलोकेट द फंड्स। तीनों में से बाकी तीनों में से कोई भी सही नहीं है, फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दिस इज ए ब्लैंक शॉट इंडीड। इंडीड का मतलब वास्तव में, इसका मीनिंग है वास्तव में। इंडीड का मतलब है रियली, इन फैक्ट, एडवर्ब है, ठीक है, छोड़ दें, वाक्य चेक करें। दिस इज ए ब्लैंक, कैसा शॉट है? क्लास शॉट नहीं, शॉट क्लास नहीं हो सकता, क्लासिक हो सकता है। क्लासिक दिया है, यस, राइट आंसर क्लासिक। अब आप कैसे, हिस्टोरिकल नहीं हो सकता, नहीं, हिस्ट्री नहीं हो सकता, नहीं, हिस्टोरिक हो सकता था। क्लासिक का एक पर्यायवाची शब्द हो सकता था, हिस्टोरिक। क्लासिक का मतलब होता है शानदार, वंडरफुल। ओके, हिस्टोरिकल का होता है इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। शॉट ऐतिहासिक नहीं होते हैं। हाँ, हिस्टोरिक हो सकते हैं। हिस्टोरिक होता है जो पहले नहीं खेला गया, ऐसा शॉट हिस्टोरिक शॉट हो सकता है, लेकिन वो दिया नहीं गया ऑप्शन में। क्या दिया? क्लासिक। क्लासिक होता है शानदार, बहुत बढ़िया। आपने कहा दिस इज अ क्लासिक शॉट, ये एक बहुत अद्भुत शॉट खेला गया था। तो हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, आप जानते हैं आपका दिमाग भटकाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। क्लास, हिस्ट्री दोनों नाउन है, इनमें से कोई भी सही नहीं शॉर्ट से पहले। हिस्टोरिकल, इतिहास की हम बात नहीं कर रहे, हम तो शॉर्ट अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। राइट आंसर विल बी ए। दिस इज अ क्लासिक शॉट इंडीड, ये वास्तव में बहुत ही शानदार शॉट था, सॉरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाउ ब्लैंक दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सर बहुत अच्छा कैसे हुआ? आपको क्वेश्चन का लेवल देखिए, हाउ के बाद पूछा गया है, आगे सब्जेक्ट दिया गया है ही इज, तो हाउ के बाद दिया जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य बन गया है। एक्सक्लेमेटरी में हाउ का प्रयोग किया जाए तो हाउ के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब, लेकिन आगे हम ही की बात कर रहे हैं। ही क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव का या एडवर्ब का? ऑब्वियसली एडजेक्टिव का करते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव विशेषण बताता है, एडवर्ब नहीं बताता, इसलिए एडवर्ब नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको याद रखना है, एडवर्ब गलत हो जाएगा, क्योंकि ही प्रोनाउन है, ही के लिए क्या आ सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई? दो बातें हैं, इसमें एडवर्ब है भी नहीं। हाउ के बाद या तो एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब, ओके, तो ही के लिए किसका प्रयोग करें? एडजेक्टिव का। इनमें से एडजेक्टिव कौन सा? डेयर, नाउन है या वर्ब है? डेयर नहीं आएगा। फियर्ड क्यों नहीं आया? फियर्ड कुछ नहीं होता है, ओके, अफ्रेड होता है, ओके, फियरफुल होता है, फियर्ड नहीं होता है। ये सेकेंड फॉर्म है क्रिया की, तो यहाँ पर हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आना चाहिए, वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर डेयर भी वर्ब या नाउन ये भी नहीं आएगा। अब बचे दो, डेयरिंग और डेयर्ड, ओके। डेयर्ड एडजेक्टिव मनुष्य के लिए नहीं आता है, ही डेयर्ड कभी नहीं, ही क्रिया तो हो सकता है डेयर्ड, बट डेयर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। हाउ के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब। हाउ का मतलब कितना, आप ये कहना चाह रहे हैं कितना साहसी है। हाउ डेयरिंग ही इज, राइट आंसर विल बी बी। बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। हाउ डेयरिंग ही इज, डेयरिंग होता साहसी, करेजस, ओके, करेजस को कहते हैं, बोल्ड को कह सकते हैं साहसी, तो आप कहते हैं हाउ डेयरिंग ही इज का मतलब हुआ वह कितना साहसी है। डेयर, डेयर्ड, फियर्ड, ये तीनों ही गलत हैं, सेट करके देख लीजिएगा, ओके। राइट आंसर विल बी डेयरिंग। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं हाउ के साथ एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी की पहचान क्या है? एक खड़ी लाइन के नीचे बिंदी आती है, ये पहचान है। तो हाउ के साथ ऐसे वाक्य में तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब, यहाँ ही के लिए एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब को कोई काम नहीं है, वैसे भी एडवर्ब है भी नहीं। राइट आंसर विल बी बी। बी में डेयरिंग आएगा, हाउ डेयरिंग ही इज, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ही राइट्स रियली, राइट वह लिखता है वास्तव में, कैसा लिखता है, अच्छा या बुरा, जो भी लिखता है, देखते हैं क्या आएगा। पहली बात ध्यान रखिए, राइट मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ओके। तो राइट्स यहाँ पर मेन वर्ब है। वह वास्तव में लिखता है, कैसा? गुड, गुडली, वेल, हैप्पी। हैप्पी का कोई काम नहीं है, आप हैप्पी नहीं लिखते हैं, हैप्पीली लिख सकते हैं, आप खुशी खुशी लिख सकते हैं आप, अच्छा, पर हैप्पी नहीं लिख सकते। हैप्पीली होता तो सही हो सकता था, पर हैप्पी नहीं, क्योंकि आप लिखने का काम कर रहे हैं। मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, हैप्पी एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। अब एडवर्ब कितने हैं यहाँ पर? एक ही एडवर्ब है, वेल। वह वास्तव में अच्छा लिख रहा है। ऑप्शन सही क्या होगा? सी। वाक्य क्या बनेगा?
ही राइट्स रियली वेल, वह वास्तव में बहुत बढ़िया लिखता है, तो वेल का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पर। गुडली एडवर्ब है लेकिन यहाँ उसका कोई काम नहीं है, ओके। गुडली मात्रा को दिखा सकता है पर यहाँ पर बेतु का मीनिंग आएगा। आप कहते हैं वास्तव में बहुत अच्छा लिखता है, तो वास्तव में बहुत अच्छा लिखता है तो उसके लिए रियली वेल इज द राइट आंसर। ये एक एडवर्ब है और मेन वर्ब के बाद राइट जो है इसको एडवर्ब ही आ सकता है। आपका सही आंसर होगा सी, ही राइट्स रियली वेल, ओके। याद रखिएगा अमेरिकन अंग्रेजी में गुड का प्रयोग किया जा सकता है वेल के स्थान पर। जैसे अगर आप कहते हैं ही स्पीक्स गुड, वह अच्छा बोलता है, ये किस भाषा में है? अमेरिकन भाषा में। ही स्पीक्स गुड, वह अच्छा बोलता है, और ही स्पीक्स वेल, वह अच्छा बोलता है। तो इनमें से कौन सा सही है एग्जाम में? नीचे वाला सही है, क्योंकि स्पीक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है। वेल एडवर्ब है, स्पीक के बाद गुड कैसे आ गया? ये अमेरिकन अंग्रेजी है, एग्जाम में अमेरिकन इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। तो गुड अमेरिकन में आ सकता है, आपके एग्जाम में अमेरिकन इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए आपके एग्जाम में ब्रिटिश इंग्लिश आती है, और ब्रिटिश इंग्लिश में याद रखना है ही स्पीक्स वेल, वेल इज द राइट आंसर, ओके। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है देखते हैं, लेकिन टाइप ही चेंज हो गया है। क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन टाइप चेंज हो गया है। टाइप है स्पॉट द एरर, आपको गलतियां छांटना है कि 4 पार्ट दिए जाते हैं, चारों में से कौन से पार्ट में आपको गलती दिखाई देती है बताना पड़ेगा। चौथा पार्ट का प्रयोग करेंगे नो एरर, जब आपको लगता है वाक्य बिल्कुल सही है। यहाँ पर चेक करते हैं गलती क्या हुई है। 11वां क्वेश्चन, ही इज लुकिंग वर्स्ट देन हिज अदर कॉलीग्स। ये थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, मिस टाइप हुआ यहाँ पर। यहाँ पर लेंगे हिज अदर कॉलीग्स आएगा, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, हिज अदर कॉलीग्स, या हिज कॉलीग्स भी आप कह सकते हैं, अदर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गलती कहाँ पर हुई? बी पार्ट में चेक करें, गलती हुई है। और बी पार्ट में गलती क्या हुई चेक कर लेते हैं। देन, THAN, देन से पहले कंपैरेटिव आता है, जबकि वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव है। सही क्या होता? वर्स, WRSE, वर्स देन, और मैंने कर दिया वर्स्ट देन। गलत क्या हुआ? बी में वर्स्ट नहीं आएगा, वर्स्ट तो सुपरलेटिव है बैड का, बैड, वर्स, ओके, और वर्स्ट आप सभी जानते हैं डिग्री में THAN देन से पहले कंपैरेटिव आ सकता है, सुपरलेटिव नहीं आ सकता, तो वर्स्ट यहाँ पर गलत है, यहाँ पर वर्स आएगा। तो बी में गलती हुई है, आपका आंसर भी बी है। आपको बताना कौन से पार्ट में गलती है, आप कहेंगे बी पार्ट में गलती है, एग्जामिनेशन में बी ऑप्शन को सेव करेंगे, ओके। ये था 11वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देख लेते हैं। ये भी स्पॉट दी एरर्स की बात कर रहा है, गलतियां छांटते हैं। 4 पार्ट दिए हैं, किसमें गलती है? लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। ही वॉज बैड इन नीड ऑफ ए हाउस फॉर हिज फैमिली, उसे अपने परिवार के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी किसी मकान की। जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता के लिए प्रयोग करते हैं तो बैड नहीं आता है, बैडली आता है, याद रखिएगा यहाँ पर। जैसे आप कई बार कहते हैं यार मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आपको कहना चाहिए आई बैडली नीड, या आई एम बैडली इन नीड ऑफ। तो यहाँ पर इन नीड ऑफ तो दिया जा रहा है, लेकिन बैड शब्द गलत है, यहाँ पर बैडली आएगा। याद रखिएगा, जब भी आप कहते हैं बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो भी आप बैडली का प्रयोग कर सकते हैं। अत्यावश्यकता को दिखाने के लिए भी बैडली का प्रयोग कर सकते हैं। बैडली का मतलब अर्जेंटली, याद रखिएगा, बैडली का मतलब अर्जेंटली। हालांकि बैडली का एक मतलब बुरी तरह से भी होता है, जो कि वेल का ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसा वाक्य देख रहे हैं, जब अत्यधिक आवश्यकता के लिए बैड का प्रयोग करें तो बैड नहीं आएगा, बैडली आएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, यानी गलती किसमें हुई है? ए पार्ट में गलती हुई है, ध्यान दें सभी लोग। बाकी तीनों पार्ट सही हैं। उसे अपने परिवार के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मकान की, तो बैड के स्थान बैडली आएगा। 12 क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका जो है वो उत्तर होगा। आप ए को ऑप्शन या ए को आंसर के रूप में लेंगे, ठीक है, और बैड के स्थान बैडली आएगा। जैसे अगर आप ये कहते हैं मुझे यार बहुत ज़्यादा आवश्यकता है 100 रुपए की, तो आई बैडली नीड 100 रुपीज़, तो आप कहिएगा बैडली, कहिए बैडली मतलब अर्जेंटली, आई बैडली नीड 100 रुपीज़, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता 100 रुपयों की, तो यहाँ पर बैडली शब्द आएगा। ये था आपका आंसर 12वें में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ही इज़ 5 years elder than his brother who lives in the USA। उसका वो भाई जो
अमेरिका में रहता है, यूएसए में रहता है, उससे वह 5 साल बड़ा है। कौन? ही। वह अपने भाई से, कौन से भाई से? जो अमेरिका में रहता है, उससे 5 साल बड़ा है। इसमें गलती क्या हुई है? जब भी आयु में तुलना की जाती है तो उसके बाद एल्डर नहीं आता है। 5 years 5 साल बड़ा है अपने छोटे भाई से, या वह इस भाई से अमेरिका में रहता है, तो कभी भी देन से पहले एल्डर शब्द का नहीं आता प्रयोग, ओल्डर का प्रयोग आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ओल्डर देन। ही इज 5 years ओल्डर देन हिज ब्रदर। तो जब भी आप THAN का प्रयोग करें उससे पहले एल्डर शब्द का प्रयोग नहीं करें। एल्डर देन लिखना गलत माना जाता है इंग्लिश में। एल्डर देन, एल्डर प्राय फैमिली के मेंबर्स के लिए ज़्यादा आता है। एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, एल्डर कज़न, तो एल्डर फैमिली में प्रयोग करते हैं। ये उम्र में बड़ा भी दिखाता है और रिश्ते में बड़ा भी दिखाता है। रिश्ते में बड़ा और उम्र में बड़ा दोनों को दिखाता है एल्डर। लेकिन देन से पहले कभी भी एल्डर नहीं आना चाहिए, ओल्डर आ सकता है। ओके, तो यहाँ गलती किस में? बी पार्ट में गलती है। ए पार्ट बिल्कुल सही है। सी पार्ट हु लिव्स इन द यूएस से बिल्कुल सही है। नो एरर का कोई काम नहीं, क्योंकि एरर तो है, एल्डर गलत है, ओल्डर आएगा। तो याद रखिएगा, आयु में तुलना करने के लिए, आयु में किसी को बड़ा दिखाने के लिए आप ओल्डर का प्रयोग करें, एल्डर का ना करें। और भी इससे मोटी भाषा हम जानने के लिए ध्यान दें कि देन से पहले आप कभी भी एल्डर का प्रयोग ना करें। देन से पहले ओल्डर आ सकता है, एल्डर नहीं आ सकता। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? माई यंग सिस्टर इज अ स्टूडेंट इन द फेमस कॉलेज द बस स्टेशन। थोड़ा सा ठीक इसमें करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर नियर का प्रयोग करें, ये नियर आएगा, नियर द बस स्टेशन। ठीक है, गलती यहाँ पर नहीं थी, गलती पहले पार्ट में हुई है। चेक करें सभी लोग, पहले पार्ट में गलती क्या है, ध्यान दें। यंग सिस्टर नहीं होता, यंगर सिस्टर। ओके, यहाँ पर यंग के स्थान पे आना चाहिए था यंगर सिस्टर। मेरी छोटी बहन उस फेमस कॉलेज में पढ़ती है जो बस स्टेशन के पास है, बस स्टैंड के पास है। तो यंग के स्थान पे क्या आएगा? यंगर इज द राइट आंसर। पहले पार्ट 14th में ए पार्ट जो आपका आंसर होगा, ए में गलती हुई है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता देखते हैं। इफ़ यू वांट टू नो फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट माय कज़न रॉकी। यदि तुम आगे की जानकारी लेना चाहते हो तो तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे कज़न रॉकी से। रॉकी कज़न का नाम है, उससे कॉन्टेक्ट कर। लेकिन गलती कहाँ पर हुई है, चेक करें। गलती हुई है बी पार्ट में। यहाँ देखिएगा, फार्दर डिटेल्स नहीं होता है, फर्दर डिटेल्स होता है। जब भी आप एक्स्ट्रा के अर्थ में प्रयोग करना चाहें, ज़्यादा जानकारी, अतिरिक्त जानकारी की बात करना चाहते हैं, तो फार्दर का शब्द प्रयोग गलत है, फर्दर सही आएगा। FURTHER। इफ़ यू वांट टू नो फर्दर डिटेल्स, नॉट फार्दर डिटेल्स। याद रखिएगा, डिस्टेंस को दिखाने के लिए फार्दर फर्दर में से कोई भी आ सकता है। जब आप दूरी की बात करें तो दोनों में से कोई भी सही है, फार्दर भी या फर्दर। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा के अर्थ में प्रयोग करें तो फार्दर कभी नहीं आ सकता, फर्दर ही आएगा। तो तुम्हें और जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो फर्दर का प्रयोग करें, फार्दर का नहीं। इसमें बी पार्ट में गलती है और आपका आंसर भी यही है। ठीक है, यहाँ से फार्दर के स्थान पर फर्दर का प्रयोग करें। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, लेकिन अब जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बदल गया है। अब की बार क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। और रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बोल्ड किया गया है उसे रिप्लेस करना है सही ऑप्शन से। दैट मैन हैज बीन द टॉपर प्लेयर ऑफ रग्बी। वह आदमी रग्बी का सबसे अच्छा खिलाड़ी रहा है। तो सबसे अच्छा के लिए टॉप मोस्ट आना चाहिए। टॉप पर कोई शब्द नहीं है तो सही, सॉरी, लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी भी उसको एडजेक्टिव रूप प्रयोग ना करें। टॉपर प्लेयर, टॉपर स्टूडेंट नहीं होता है, टॉपर को नाउन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, द के बाद टॉप मोस्ट आएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, टॉप मोस्ट से रिप्लेस कर दो टॉपर को। ही इज द टॉप प्लेयर ऑफ। टॉप की एक संभावना है, टॉप की एक पॉसिबिलिटी है, पर टॉप तो कॉमन शब्द है, ए टॉप भी आ सकता है। लेकिन हम सबसे बढ़िया बता रहे हैं, सबसे बढ़िया में टॉप मोस्ट आएगा। टॉप मोस्ट सुपरलेटिव की तरह काम करता है, उससे पहले द आएगा। और टॉप तो सामान्य शब्द है, उससे पहले द की आवश्यकता नहीं है। ए टॉप प्लेयर हो सकता था, लेकिन आप देखिएगा टॉप मोस्ट आ रहा है, टॉप मोस्ट सुपरलेटिव है, द के बाद आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टॉपेस्ट भी आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग सुपरलेटिव में ऐसे नहीं किया जा सकता। टॉप जब सबसे हाईएस्ट लेवल पर दिखाना चाहते हैं, सबसे बढ़िया दिखाना चाहते हैं, तो टॉपेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, टॉप मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। टॉपिंग कोई शब्द यहाँ पर काम का नहीं है। राइट आंसर विल बी बी,
बी आपका सही उत्तर होगा। ही इज द टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ रग्बी। रग्बी एक खेल का नाम। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता देखते हैं। गो एंड सी इफ ही हैज फूड इनफ। इनफ फूड यहाँ पर कैपिटलाइज किया गया इस पार्ट को, फूड इनफ। फूड इनफ में गलती क्या हुई है? एक्चुअली फूड एक नाउन है और इनफ नाउन से पहले आता है। इनफ फूड होना चाहिए था, इसने कर दिया फूड इनफ। राइट आंसर होगा ए। बाकी गलत है क्या? फूड दैट इज इनफ। ओके, ही हैज फूड दैट इज इनफ। यहाँ पर अगर फूड दैट इज इनफ आता तो फूड से पहले द लगता है, यहाँ द नहीं लगा, इसलिए ये सही नहीं होगा। क्योंकि दैट इज इनफ जो आ रहा है वो फूड को स्पेसिफाई कर देता, उससे पहले द लगना चाहिए था। द नहीं है तो ये राइट आंसर नहीं होगा। इनफ और फूड कुछ नहीं होता, इनफ में ER नहीं लगता है, गलत। फूड्स इनफ, फूड में एस नहीं लगता है, फूड्स इनफ गलत है। वैसे भी इनफ जो है नाउन से पहले आएगा, तो फूड इनफ, अगर फूड्स इनफ सही है तो ये क्या गलत है? फूड्स इनफ गलत है क्योंकि इनफ नाउन से बाद नहीं आता है, नाउन से पहले आएगा। आपका राइट आंसर होगा ए, इनफ फूड। इसने कर रखा फूड इनफ। ओके, याद रखिएगा कि इनफ का प्रयोग करते हैं नाउन से पहले प्लस नाउन, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद किया जाता है इनफ का प्रयोग। तो जब अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आते हैं इनफ के साथ तो इनफ को पीछे लगाओ, और जब नाउन आती है तो नाउन से पहले लगाओ। इसमें गलती यही हुई है। राइट आंसर होगा ए, गो एंड सी इफ ही हैज इनफ फूड। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? लेट्स सी। द लेक्चर लास्टेड फॉर 2 hours एंड आई गॉट बोरिंग टू डेथ। लिखा है लेक्चर 2 घंटे चला। लेक्चर आप जानते हैं क्लास को ही कहते हैं। क्लास 2 घंटे चली और मैं पूरी तरह से पक गया था, बोर हो गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, लास्ट के बाद जब भी ऐसे 4 लगाते हैं, ये ऑप्शनल होता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। क्लास, ये वाक्य ऐसे ही हो सकता था, द लेक्चर लास्टेड 2 hours। 4 अननेसेसरी है, छोड़ भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। लेकिन गलती क्या हुई है यहाँ देखिएगा। कोई भी आदमी बोरिंग होता है जब किसी क्रिया के बाद बोर होते हैं। अगर फिल्म आपको अच्छी लगी, आप बोर हो गए, तो बोर्ड होते हैं, बोरिंग नहीं होते हैं। बोरिंग फिल्म हो सकती है, लेक्चर बोरिंग हो सकता है, पढ़ाने वाला बोरिंग हो सकता है, लेकिन हम अगर बोर हो रहे हैं तो बोरिंग नहीं होते हैं, बोर्ड होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी। आपका आंसर होना चाहिए था, एक्सक्यूज मी, आपका आंसर होना चाहिए था सी। यानी आप कहना चाहिए था आई गॉट बोर्ड। यहां पर इसके स्थान पे आना चाहिए था BORED, कि मैं बोर हो गया। टू डेथ का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से। जब भी कोई आदमी बोर्ड टू डेथ होता है, इसका मीनिंग होता है बुरी तरह से पक गया, ऊब गया। तो ये तो खैर अपनी जगह बिल्कुल सही है। बाकी बोरिंग गलत है, बाकी 3 ऑप्शन भी गलत है। बोर्ड इज द राइट आंसर, एग्जैक्ट आंसर। आई गॉट बोर्ड टू डेथ होगा, बोरिंग टू डेथ नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन 19 है, आई हैव नेवर बीन टू ए कंसर्ट दो आई एम रियली इंटरेस्ट इन म्यूजिक। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बोल्ड पार्ट चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है, इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड। दिमाग में आपके आ गया होगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आप किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो चीज इंटरेस्टिंग है। जब कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हो। तो कहता है मैं वास्तव में रुचि रखता हूं संगीत में, लेकिन मैं कभी किसी सभा, संगीत सभा में नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू ए कंसर्ट दो आई एम रियली इंटरेस्ट। नो, आई एम रियली इंटरेस्टेड होगा। बी इज द राइट आंसर। आप इंटरेस्टिंग नहीं है, म्यूजिक इंटरेस्टिंग हो सकता है। इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है। नन ऑफ द थ्री नहीं, ये तो गलत है क्योंकि बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप करेंगे बी, इंटरेस्ट के स्थान पे क्या आएगा, इंटरेस्टेड। ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये थोड़ा कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। बोरिंग या बोर्ड में क्या अंतर है, इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम जब किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं तो हम इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं होते। इंटरेस्टिंग वो चीज है राइट जो हमें इंटरेस्टेड बना रही है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, कुछ लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो आपको हंसाते हैं, मजाक करते हैं, आपको अच्छे लगता है, आपको अच्छी बातें करते हैं, तो वो लोग इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में आप इंटरेस्टेड हैं संगीत में, इसलिए इंटरेस्टेड ही सही है। आपका आंसर लग गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है देख लेते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गलती क्या हुई है, कहावत को भंग कर दिया गया है।
कहावत आपने बचपन सब लोगों सुनी है, और कहावत क्या कहती है? स्लो एंड स्टेडी, स्पेलिंग चेक कीजिएगा, विंस द रेस, धीमे और लगातार चलने वाला हमेशा रेस जीतता है। वाक्य चेक करें, स्पेलिंग क्या? स्टडी, यहाँ गलती क्या कर रखी है? स्टडी, अध्ययन नहीं, ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है, कहावत को बिगाड़ सकता है। स्लो एंड स्टडी नहीं होता है, स्लो एंड स्टडी, ये राइट आंसर होगा। स्टडी क्या होता है? मजबूत, ताकतवर, कहावत में स्टडी नहीं है। स्टफी, कहावत में स्टफी नहीं है। स्टक, कहावत में स्टक नहीं है। कहावत में क्या है? स्टडी। आप कैसे स्टडी क्या होता है? ये तो गलत है, यस, इसके स्थान पे होना चाहिए स्टडी। स्टडी होता है स्थायी, निरंतर, जो निरंतर और लगातार चलता है, धीमे चलता हो बेशक, वो हमेशा रेस जीतता है। राइट आंसर क्या होगा? ए, इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, स्टडी आना चाहिए, बाकी तीनों गलत है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ याद रखिए हमेशा विंस आएगा, विन नहीं आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करता हूँ यू पीपल माइट हैव गॉट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर. Okay, we have taken some questions and then I have discussed the answers with you, why this is the answer and why this is not the answer. ये सब बातें हमने यहाँ पर की। फिर भी अगर आप कहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, ये कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपकी फीडबैक का हम वेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू फाइंड समथिंग irrelevant or something unacceptable, you can just share your ideas. Thank you very much. Have a good day.